Hello everyone, welcome back to BioWorld. Myself Arpita De, and today we will be discussing some questions of human reproduction. ठीक है, बायोवर्ल्ड पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं. डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रॉटल सैक फॉर. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटल सैक में क्यों लोकेटेड है. ठीक है, अब देखिए जो टेस्टिस होता है ना वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी होता है, इंट्रा एब्डोमिनल भी होता है. ओके, जो हमारे ह्यूमंस में मिलेगा वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, पर किन्हीं किन्हीं एनिमल्स में इंट्रा एब्डोमिनल भी होता है, जैसे कि वेल्स में. ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है. ऑप्शन नंबर ए, मोर स्पेस टू विजरल ऑर्गन्स, बी स्पर्मेटोजेनेसिस, सी सेक्स डिफरेंशिएशन, या फिर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ किडनी. तो इसका आंसर क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस. क्यों है इसका आंसर स्पर्मेटोजेनेसिस? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना. जेनेसिस मतलब कि प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस. तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है. इसी वजह से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है. ठीक है, तो ये है इसका रीज़न. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमेलियन टेस्टिस. तो मेमेलियन टेस्टिस में मेमेलियन टेस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल, सर्टोली सेल, लेडिग सेल. ग्रेफियन फॉलिकल, सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेडिग सेल. ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफियन फॉलिकल, लेडिग सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब देखिए, अगर किसी को पूरा आता है तब तो बिल्कुल सही है कि ग्रेफियन फॉलिकल क्या कहते हैं. अब दो तरीके का सिनेरियो लेते हैं कि सपोज़ किसी को एक ऑप्शन क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उसको बस इतना पता है कि ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होता है ना वो फीमेल्स में होता है, ना कि मेल्स में होता है. और जो ये मेमेलियन टेस्टिस है वो किसका स्ट्रक्चर है, वो मेल्स का होता है. ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाए क्योंकि हम लोग को मेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, और ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो कहाँ मिलता है, फीमेल्स में. तो जहाँ जहाँ ग्रेफियन फॉलिकल मिले उसको कट कर दीजिए. तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, या फिर इंडिविजुअली भी हर एक ऑप्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ऑड वन आउट कर सकते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता होता है या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए. तो एक सिंपल सा रूल होता है कि आप लोग ऑड वन आउट करके भी आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो न्यूट्रिटिव सेल्स कौन से होते हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलता है, वो क्या है, सर्टोली सेल. सर्टोली सेल एक न्यूट्रिटिव सेल है. ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू दी स्पर्म्स. इसका और क्या क्या नाम है, इसका और नाम है सस्टेंटिकुलर सेल और नर्व सेल. ठीक है, सस्टेंटिकुलर सेल एंड नर्व सेल. हो गया. क्वेश्चन नंबर 4, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज. तो सर्टोली सेल को रेगुलेट करने के लिए कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वो क्या होता है, LH होता है, FSH होता है, GH होता है, या फिर प्रोलैक्टिन होता है. वो होता है FSH. ठीक है, और ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोफिन. क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोफिन. हाँ, नेक्स्ट लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर किया था ना हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन कि कैरिंग कैपेसिटी को कौन से अल्फ़ाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं. A है, B है, C है, D, जो भी 26 अल्फ़ाबेट्स है उसमें से कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है. कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल वो सस्टेन कर सकता है, रख सकता है. ठीक है, तो उसका डिनोटिंग जो अल्फ़ाबेट था वो है K. ठीक है, K डिनोट्स कैरिंग कैपेसिटी, है ना, इकोलॉजी वाले सेक्शन में मिलता है. ठीक, फिर इफ़ फॉर सम रीज़न द वाजा इफ्रेंशिया इन द ह्यूमन सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गेमीट्स विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि अगर वाजा इफ्रेंशिया वाला जो पाथ है अगर वो ब्लॉक्ड हो जाए, क्या हो जाए, वो ब्लॉक्ड हो जाए, तो गैमेट्स कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा. पहला ऑप्शन टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, सेकंड ऑप्शन एपिडिडाइमिस टू वास डेफिनिस, थर्ड ऑप्शन ओवरी टू यूटरस, एंड फोर्थ ऑप्शन वजाइना टू यूटरस. तो जो
आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वाजा इफ्रेंशिया टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को जोड़ रहा है, ठीक है, जोड़ रहा है। और अगर वाजा इफ्रेंशिया ब्लॉक हो जाए तो टेस्टिस और एपिडिडाइमिस में जो क्या कहते हैं स्पर्म्स है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। अब यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाया था, डिस्कस किया था ना हम लोगों ने, कि दो टाइप के डिविजन्स होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। जो मियोसिस होता है वो गैमीट सेल्स में होता है ना, गैमेटिक सेल्स में होता है, और बाकी जो नॉर्मल सेल्स हो गए है ना, उनमें क्या होता है, उनमें नॉर्मल माइटोसिस होता है, ठीक है। तो मियोसिस में दो टाइप के मतलब दो फेज आते हैं, एक तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होता है वो होता है रिडक्शनल डिवीजन, और जो सेकंड वाला होता है इक्वेशनल डिवीजन। तो सपोज कि जो स्पर्मेटोगोनिया हो गया हमारा, उसमें 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट जो स्पर्मेटोजोआ लास्ट जो बना, ठीक है, मेनली आप स्पर्मेटिड ले लो, क्योंकि वो फिर क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है ना। तो जो डिवीजन हो गया उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से जब रिजल्टिंग जो आउटपुट है वो बनता है, वो क्या होता है 23 होता है। 46 से 23 क्रोमोसोम में चाहते हैं ना हम लोग, आधा हो जाता है। अगर किसी में 4 है तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मियोसिस में देखने को मिलता है, इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, जो कि किस वाले फेज में आता है, मियोसिस 1 में होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये होता किस में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तब होता है। ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तब होता है। ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बनता है तब होता है, या फिर स्पर्मेटिड टू स्पर्म बनता है तब होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। देखिए पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ऐसे लिख देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर उससे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ग्रोथ हो रहा है आपका सिंपली, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, और मतलब कि ग्रोथ हो रहा है ऐसे ही समझिए, ठीक है। ग्रोथ हुआ, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है ना, तो यहाँ पे मियोसिस 1 होगा। कौन सा होगा, मियोसिस 1, जो कि क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, जो कि रिडक्शनल डिवीजन है। और फिर यहाँ पे मियोसिस 2 बनता है। तो मियोसिस 2 होता है तो क्या बनता है, स्पर्मेटिड, क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, ठीक है, स्पर्मेटिड बनेगा। एक मिनट, स्पर्मेटिड बनेगा, आप समझ लो, ध्यान से सुनना, ठीक है। स्पर्मेटिड बनता है, और ये स्पर्मेटिड से फिर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो ये जो फुल प्रोसेस हम लोगों ने भी पढ़ा ना, ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा, यानी कि रिडक्शन डिवीजन 1 होगा। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, स्पर्मेटोगोनिया में 46, यहाँ पे कितना होगा, 46, इधर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 23 हो जाएगा, फिर यहाँ से 23 नॉर्मल, क्योंकि ये कौन सा होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें कोई चेंज ऐसा नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर में चेंज नहीं होगा, जो 23 है 23 ही रहेगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ, जो कि एक इक्वेशनल डिवीजन है। और फिर क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। कुछ कुछ टर्म्स है, कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार रिवाइज करना है, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। पहला आपको नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस डैश वाइल लेडिक सेल प्रोड्यूस डैश। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहाँ पे क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ, क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्मेटोजोआ बनता है। और वाइल लेडिक सेल्स प्रोड्यूस व्हाट, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, क्या, टेस्टोस्टेरॉन। फिर इन फीमेल्स यूरिथ्रा इज स्मॉल एंड कंडक्ट्स व्हाट, जो यूरिथ्रा होता है उसमें क्या कंडक्ट करता है, यूरिन। जो फीमेल्स होती है ना, उनमें दो पाथ से आता है, ठीक है, एक में तो एक ही पाथ, मतलब सॉरी, जो फीमेल्स होते हैं उसमें 2 पाथवे होते हैं, एक में से तो नॉर्मल क्या कहते हैं,
यूरिन आता है, और दूसरे में से जो जो डिस्चार्ज यानी कि मेंस्ट्रुएशनल फ्लो और व्हाटएवर, तो उससे होता है। लेकिन जो मेल्स होते हैं उनमें एक ही पाथवे है जिससे कि सीमेन भी आएगा और यूरिन भी आता है, एक ही पाथवे होता है ना। तो इन फीमेल्स यूरिथ्रा इज स्मॉल एंड कंडक्ट्स व्हाट यूरिन, है ना, कंडक्ट्स व्हाट यूरिन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड, ये यूरिन, और वाइल इन मेल इट कंडक्ट्स यूरिन एंड सेमेन, ठीक है, वही हमने डिस्कस किया था अभी, है ना। फिर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड। तो मैंने अभी डिस्कस करा आपके साथ कि जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं कहते। स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं, जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जब स्पर्मेटोजोआ बनता है, मतलब नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज व्हाट प्रोसेस, इट इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग के मैच किस में कर रहे हैं सारे, देखिए। फिर और एक दिया हुआ है, एंड द प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, एक मिनट एक सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही है। फिर एंड द प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, ये वाला मैच्यूरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, जो क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये जो है ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मल्टीपल चीज़ें इससे रिवाइज हो रही है, तो रिवाइज कर सकते हैं, अच्छा है। फिर द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ जब सर्टोली सेल्स होते हैं ना, उसमें ऐसे इम्बीडेड रहेगा, ठीक है। तो जब इसको रिलीज करके निकल जाता है स्पर्म, तो इसको क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन, है ना, स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक। फिर द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, नेबेकन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, नेबेकन, एनसीईआरटी में डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ द स्पर्म। अच्छा ठीक है, स्पर्म हमारा गैमेट मटीरियल है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है इसका जेनेटिक मटीरियल, गैमीट है। कहाँ पे होता है इसका जेनेटिक मटीरियल, हेड में होता है, ठीक है, हेड पोर्शन में उसका जेनेटिक मटीरियल ऐसे होगा। बहुत ही फालतू डायग्राम है, हेड में होता है। अब क्या कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन ईच ओवरी ऑफ अ नॉर्मल यंग अडल्ट वुमेन इज अबाउट 60 के, यानी कि 60,000 to 80,000, बट ओनली 500 फॉलिकल गेट अ चांस टू मच्योर। व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ रेस्ट ऑफ द एग्स। उन्होंने क्या कहा कि जो नॉर्मल एडल्ट वुमेन है उसमें 60 to 80 जो है, तो इसमें क्या कहा गया था कि कुछ सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, सारे सेल्स मैच्योर नहीं होंगे, कुछ ही सेल्स मैच्योर होते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एग्स है, बचे हुए जो एग्स है जो नहीं मैच्योर हो पाए, उनका भाग्य क्या है, उनकी डेस्टिनी क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, रेस्ट ऑफ द एग्स डिफ्रेंशिएट बैक टू थिकल सेल एंड ग्रैनुलोसा सेल। फिर क्या है, द रेस्ट द एग्स नर्चर द डोमिनेंट फॉलिकुलर सेल्स, वो नर्चर कर रहे हैं, यानी कि क्या, केयर या फिर जो भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर रेस्ट ऑफ द एग्स मूव आउट ऑफ द ओवरी एंड आर डिस्ट्रॉयड बाय द ल्यूकोसाइट्स। क्या करें, ओवरी से निकल जाते हैं एग्स और फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय ल्यूकोसाइट्स। फिर क्या है, रेस्ट ऑफ द एग्स अंडरगो डीजनरेशन प्रोसेस कॉल्ड फॉलिकुलर अट्रेशिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि जो एग्स होते हैं ना वो डीजनरेट कर जाते हैं, और क्या हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉलिकुलर अट्रेशिया। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर अट्रेशिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, इन oogenesis हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट विच स्टेज। तो जो हैप्लॉइड एग है ना वो किस स्टेज में स्पर्म से क्या कहते हैं, फर्टिलाइज होगा। यहाँ पे आप ये बताइए हैप्लॉइड क्यों कहेंगे, ऑफ कोर्स हैप्लॉइड ही होगा, एग डिप्लॉइड तो नहीं होगा, क्योंकि हैप्लॉइड होता है, एन होता है ना, जो हमने वही तो डिस्कस किया कि जो होगा मियोसिस होता है ना गेमिट्स में, तो मियोसिस में क्या होता है, डबल से आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, क्या होता है, हाफ हो जाता है।
तो डिप्लॉयड ना होके क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड एग होगा। तो किस स्टेज में होता है, वो होता है सेकेंडरी oocyte में। किस में होता है, सेकेंडरी oocyte, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, लेयर्स ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज। तो आउटसाइड टू इनसाइड क्या है, लेयर ऑफ ओवम, तो सबसे बाहर रहता है आपका कोरोना रेडिएटा, फिर क्या होता है जोना पेल्यूसिडा, फिर क्या होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो ये याद रखिए, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए। विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा ओवरी में पार्ट है आपके मैमल्स में कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसका डक्ट नहीं होता है, वो अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करेगा और वहाँ से अपने टारगेट ऑर्गन्स में जाके जो भी उसका फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, ठीक है, ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्या होता है, वो होता है आपका ग्रेफियन फॉलिकल, है ना, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होने के बाद फिर कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है, फिर उसके अलग फंक्शंस हैं, तो ऐसे करके फर्दर काम होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ग्रेफियन फॉलिकल। फिर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज इज अंडरटेकन बाय। तो इसमें पूछा गया है कि प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ये कब होता है, अंडरटेकन कौन से हार्मोन की वजह से होता है। तो ये होता है ये होता है LH की वजह से, ठीक है, LH जो हार्मोन है उसके वजह से प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज होता है। ओके, फिर ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ओव्यूलेशन होता है ह्यूमन फीमेल्स में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कब होता है, कब होता है, तो ये होता है 14th डे पहले आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर प्रोलिफरेटिव फेज जिसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं इन ओवरी, है ना, और यूटरस में इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। फिर ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हुआ, फिर इसको क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज। ल्यूटियल फेज आपका हो जाएगा ओवरी के वजह से, और सिक्रीटरी फेज यूटरस में, और फिर नेक्स्ट अगेन आपका साइकिल शुरू होता है। तो ऐसे करके फेजेस में डिवाइड होता है। तो इसमें पूछा है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, तो ये क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज, ये क्या है, सिक्रीटरी फेज, और यहाँ पे मेंसेस हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको फिर और एक क्या नाम से जानते हैं हम लोग, फॉलिकुलर फेज, और इसको और एक नाम से ल्यूटियल फेज, ठीक है। जो चार्ट दिया हुआ है ना, ग्राफ दिया हुआ है NCERT में, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये कब हो रहा है, एट द एंड ऑफ, है ना, ये खत्म हो रहा है फिर हो रहा है ना ओव्यूलेशन, तो एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल रिक्वेस्ट इनटू रेग्रेस। अच्छा, जो सिंपल सा हम बताते हैं कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर ओव्यूलेशन में, किस में बनता है, तो वो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जिससे फिर क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन में आगे रिलीज़ करता है, हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रेगुलर साइक्लिंग वुमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट कॉज ऑफ दिस। क्या कह रहे हैं कि एक रेगुलर साइक्लिंग वुमेन है जिसका टाइमली मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स आते हैं, तो अभी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है उनका, ठीक है, तो फिर क्या सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, क्या कारण हो सकता है इसका, क्या कॉज है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए, मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, फिर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, फिर रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम और फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग मेंटेन करना है, ऑप्शन नंबर ए में। सेकंड क्या कह रहे हैं कि सेक्स हार्मोन जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर रहे हैं हम लोग ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा ही। फिर दूसरे सी नंबर में क्या है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको वेल डेवलप करके रिटेन कर रहे हैं अभी, ठीक है। और डी क्या, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो हमेशा इसका
वैसे करेक्ट आंसर है डी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम ही हुआ हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे उनको स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, मतलब बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान मतलब ओवम फर्टिलाइज ही हो क्या होगा प्रेग्नेंट, ये ऐसा कोई बात नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। Question number 19. If mammalian ovum fails to get fertilized, which one of the following is unlikely? तो अगर mammalian ovum fertilize नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा likely इसका मतलब अनलाइकली कॉज कौन सा है, मतलब कौन सा रीज़न नहीं हो सकता। ऑप्शन मतलब कि वो नहीं हो सकता। तो कॉर्पस ल्यूटियम, एक मिनट, फर्टिलाइज नहीं हुआ ना, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, बिल्कुल सही। फर्टिलाइज नहीं हुआ इसका मतलब क्या, सिंपली हम लोग इसको समझते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, मेंसेस होंगे उसको, तो मेंसेस में क्या, कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, बिल्कुल सही बात है। कॉर्पस ल्यूटियम फिर ख़त्म हो जाता है, फिर अगेन नेक्स्ट मंथ वापस होगा। फिर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस, हाँ ऐसे करके ग्राफ नीचे आता है ना, तो वो भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेज, यहाँ पे कह रहे हैं एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, नहीं इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर इंक्रीज क्यों होगा, इंक्रीज नहीं होता, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग, हाँ अगर नेक्स्ट साइकिल आएगा तो फिर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करेगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेज, नो इट डज नॉट इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज, ठीक है। फिर विथड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर ऐसा कौन सा हार्मोन है अगर इसको विथड्रॉ कर दिया जाए, अगर वो ना हो तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये मेंटेन करके रखता है लाइनिंग को, ठीक है, मेंटेन करके रखेगा इसी वजह से। तो अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो फिर जो लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वो नहीं रहेगा, वो सिक्रीट होकर निकल जाएगा। फिर विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन, इट विल बी द एक्रोजोम। एक्रोजोम में कुछ इंजाइम्स होते हैं, लाइसेंस होते हैं, इंजाइम का नाम ही है लाइसेंस, कुछ स्पेसिफिक नेम है, तो सिंपल से याद रखना है कि एक्रोजोम की वजह से होता है, ठीक है, ज़्यादा हाई फाई नहीं जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो हमारे जो क्या कहते हैं, फर्स्ट मूवमेंट है फीटस का और उसके बॉडी में हेयर्स आने लग जाते हैं, हेड में, तो ये कौन से मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में देखा जाता है। तो हम जो एनसीईआरटी के लास्ट वाला पेज है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसके जो ऊपर वाले क्या कहते हैं पैराग्राफ में, उसमें क्या कहते हैं लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है कि ये मंथ में ये होता है, ये मंथ में ये होता है। तो 5th मंथ में होता है, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है, ठीक है, और थर्ड मंथ यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मोस्टली उसके ऑर्गन्स ऐसे बन जाते हैं, है ना, मोस्टली ऑर्गन्स बन जाते हैं, जेनाइटल्स बन जाएंगे, तो हर मंथ का लिखा हुआ है, ठीक। फिर इन ह्यूमन एडल्ट्स फीमेल्स ऑक्सीटोसिन, मैंने पिछले वाले में भी बताया था, पिछले वाले जब केमिकल कोऑर्डिनेशन का पढ़ा था ना, तो बताया था कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है। पहले तो आपका मिल्क सिक्रीट करवाना, मतलब इजेक्शन करवाना, नॉट सिक्रीट, सिक्रीट सही वर्ड उतना नहीं है, इजेक्ट करवाना, इजेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और क्या होता है, पार्चुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे बहुत इंटेंस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ये किसके वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन के वजह से होता है। तो कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रम इज़ रिलीज्ड फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स विच इज़ रिच इन, तो जो क्या कहते हैं न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं, उनकी जो मदर्स होती हैं, तो जो मिल्क उस टाइम सिक्रीट होता है ना स्टार्टिंग के फेज़ में, उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, क्योंकि उसमें बहुत टाइप के एंटीबॉडीज़ रहता है जो कि बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो जो डिज़ीज़ हो उससे फाइट कर सके, उससे इम्यूनिटी अच्छी बने, है ना।
इम्यूनिटी अच्छी बने। तो इसमें क्या क्या होता है, फैट्स एंड लो इन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड लो इन फैट, प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ एंड लो इन फैट, या फिर प्रोटीन्स फैट एंड लो इन एंटीबॉडीज़। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, लो इन फैट होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी इतना तक ही है, ओके। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बायोवर्ल्ड ऐप पे सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।